मुरीद के का रिहायशी है राना बाबर, जो आसिम शफीक का बचपन का दोस्त है। उमर ने की उससे मुलाकात, क्योंकि करीबी दोस्तों में न सिर्फ बेतकल्लुफी होती है बल्कि वो होते हैं एक दूसरे के राज़दां। आसिम साहब आपके दोस्त हैं? जी जी दोस्त। कितने अरसे से? लेकिन बचपन से दोस्त हैं। बचपन से? जी। क्या ये वाकया हुआ सारा उनके साथ? इसका ना किसी लड़की के साथ अफेयर था उधर लाहौर में, गुलबर्ग में। अच्छा। और ये उस दिन गया उनके घर, उसने बुलाया लड़की ने। हाँ। और उसके बाद ये सुनने को ये वाकया मिला है कि उसको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, कौन थी वो लड़की? आप जानते थे उसे? नहीं, मैं बाई फेस तो नहीं जानता, लेकिन उसके मुंह से ही बात सुनी है कि मेरी जो है ना वो अफेयर है उसके साथ। माहीन नाम था उसका। टीम एसआईडी पुलिस मुकाबले में एक इंसानी जान जाया हुई। यहाँ गौरतलब बात यह है कि ये एक ऐसे इंसान की जान थी जिसका पहले कोई भी क्रिमिनल प्रोफाइल नहीं। एसआईडी की अब तक की इतलात के मुताबिक आसिम शफीक पर किसी भी थाने में कोई पर्चा दर्ज नहीं है और ना ही अब तक किसी ने उसके किरदार के खिलाफ उंगली उठाई। आप सबकी तहकीक क्या कहती है? सर, मेरे और अली के जाने के बाद ये बात तो हमें पता चल गई है कि फरीदुल्लाह के घर एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है और हो सकता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड डकैती से पहले रखा गया हो और ये भी हो सकता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड डकैती के बाद रखा गया हो। अगर सिक्योरिटी गार्ड वहाँ मौजूद था जिसके पास जदीद असलाह था, तो उसकी मौजूदगी में एक ऐसा शख्स डाकू बन के कैसे चला गया जो अकेला है? ना कोई एक्सचेंज ऑफ फायर, ना कोई कॉन्फ्लिक्ट। इसमें लगता यूँ है कि घर का कोई फर्द शायद मुलव्विस हो। इस तफ्तीश में इसको मद्देनजर रखना होगा। रफ़ी, आपका इशारा इस फैमिली की किसी खातून की जानिब तो नहीं? अली, घर का कोई भी फर्द मुलव्विस हो सकता है, कोई मुलाजिम या कोई खातून। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतने अच्छे घराने की कोई लड़की जो है उसका ताल्लुक किसी ड्राइवर से हो। देखिए अली, ये बातें तो हम सोच रहे हैं ना। वैसे बात यह है कि अगर आज के माहौल को देखा जाए तो कुछ भी बईद नहीं है। मैं ऐसे कई घरानों को जानता हूँ कि बहुत अच्छे घराने थे, उनकी लड़कियाँ बड़ी ओ लेवल्स में पढ़ती थीं, अच्छे अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ती थी, लेकिन वो अपने ड्राइवरों के साथ निकल गई। अब इसमें क्या माजरा था? हालांकि उन्हें घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तारिक की बात दुरुस्त है, हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन इस बात की हकीकत तब ही सामने आएगी जब फरीदुल्लाह या माहीन हमसे राब्ता करके अपना मौक़िफ़ देंगे। सर, हमने उनसे मौक़िफ़ जानने की बहुत बार कोशिश की है और वो ना तो हमसे मिलने को तैयार है और ना अपना मौक़िफ़ देने को। आसिम के घर वालों का कहना था कि एक जाली पुलिस मुकाबला है और उसको नाजायज माना गया है। इस हवाले से उसके घर वाले क्या कह रहे हैं, आए देखिए। कि जो मौत हुई है ना वो कमरे के अंदर हुई है। पुलिस कमरे के अंदर जाके गोलियां नहीं मारती। ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ का असूल है कि पुलिस जाके अंदर बंदे को अरेस्ट करे? एक अकेला ही लड़का था, वो और कोई नहीं था उसके साथ? नहीं, उसके साथ और कोई नहीं था, अकेला था। अच्छा, दूसरा कोई बंदा नहीं था। और जब हम तफ्तीशी ने हमें खुद बताया, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि कमरे के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई थी जब हम गए। अच्छा, वो लड़की कहाँ थी, कमरा किसका था और वो लड़की ने अभी तक अपनी कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? लड़की ने आज तक, हमने उनसे पूछा कि उसका इंटरव्यू लिया, आपने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं, लड़की खामोश है, उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। वो तो कहते हैं लड़की तो 12-13 साल की बच्ची है। 12-13 साल की नहीं, 23 साल की है। पहले इन्होंने हमें बताया। पहले क्या कहा था? पहले उन्होंने कहा था 10-11 साल की बच्ची, लेकिन अब पता चला कि वो 23 साल की मेहरीन लड़की। अच्छा, तो वो खामोश क्यों है? वो खामोश है, उसके इस हाथ पे गोली लगी हुई है और उसके बाप को भी 3 गोलियां। बाप को और उसकी बच्ची को किसने गोलियां मार दी? ये उन्होंने तफ्तीशी ने बताया कि उसके बाप को भी गोलियां लगी हुई हैं और बच्ची को भी गोलियां। तो पुलिस तो नहीं उसके बाप और बच्ची को गोलियां मारेगी, फिर किसने मारी? आसिफ ने नहीं मारी? कि किसने मारी है, आसिम को किसने मारी है, हम ये भी नहीं जानते। अली, आप इस केस के मरकजी किरदार SHO राना अकमल से राब्ता करने की कोशिश करें। उसका मौक़िफ़ इस केस के लिए बहुत ज़रूरी है। आसिम की फैमिली अब मुरीद के से सियालकोट जा चुकी है। उसकी माँ से मैं खुद मिलना चाहूँगा, उसके लिए मैं खुद सियालकोट जा रहा हूँ। नाउ दिस मीटिंग इज़ ओवर। इस दौरान मूसा हैदर रवाना हुए सियालकोट के लिए, ताकि वहां आसिम की वालदा, भाई
और दीगर रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद मौजूदा सूरत हाल से आगाही हासिल की जा सके। उनका ये सफर तकरीबन 2.5 घंटे पर मुहित था। हमें पता चला है जिस दिन ये वाक़या हुआ ना 11 तारीख को, उसके अगले दिन 2-3 बजे जा रहे, ठीक है, आधे से भी ज़्यादा दिन गुजर गया था कि भाई ऐसे ऐसे उधर ना डकैती का कोई मामला हुआ तो उस उधर ना आसम को कत्ल कर दिया गया। जब हम उधर गए हैं वो ना कोई ऐसा जो हमसे मिल रहा था, ना कोई तफ्तीशी हमसे मिल रहा था। जब बहुत देर के बाद अगर कोई मिला है तो वो अगर डेड बॉडी हाउस गए हैं, पहले उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे जो है ना आया था डकैती करने जिसकी वजह से मारा गया। हमने बोला यार पहली बात तो ये है कि एक अकेला आदमी ये काम कर नहीं सकता, 2 गार्ड आपके उधर मौजूद थे, उन्होंने क्यों नहीं कुछ किया, उन्होंने क्यों नहीं रोका। फिर अगर डकैती कोई करता है उसके जेब में उसके हर चीज़, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसका सर्विस कार्ड, उसका शनाख्ती कार्ड, हर डॉक्यूमेंट उसके पास थे। वो एक डकैती करने वाला ये चीज़ें क्यों अपने पास रखेगा अपने आप को फंसाने के लिए। और फिर इस तरह का कोई आदमी नेवी वाले क्यों रखेंगे। और ना ही उसमें कोई ऐसी हरकत थी, इस तरह के काम उसने उस वक्त नहीं किया जब फाकों में हम रहते थे, हर चीज़ करते थे। और अब जो इन्होंने FIR उसकी बनाई हुई है उसमें नामालूम अफराद उसने डाला हुआ है, नामालूम अफराद ने ऐसे कर दिया और लावारिस करके उसको जो है ना उधर भेज दिया होता। हमें कल जाकर 2-3 बजे पता चल रहा है कि भाई ऐसे ऐसे हो गए। और जब उधर डेड बॉडी हाउस गए हैं तो उधर नहरे कर रहे हैं जी अभी लाश नहीं देखने देंगे, मुंह तक नहीं देखने दिया, सिर्फ तस्वीर दिखाई थी और तस्वीर पे उस पर ये सारी सोच पड़ी हुई थी उसके चेहरे पे, यानी मुंह पे भी उसके मारा गया हुआ था बहुत। और उसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट में जो है ना सारा उसके आए हुए हैं निशानात जो उसके तशद्दुद के ज़रिए उसके किए गए हैं। सलाहें इधर लगाई गई हैं, इस साइड पे लगाई गई हैं, कानों पे लगाई गई हैं। और ये जो है लेंस उसके जो है डैमेज किए गए हैं, उसकी मौत का कारण ये लेंस बने हैं। उसके बाद उसको जो है ना डेड बॉडी को गोलियां मारी। जब हम नहला रहे थे, नहलाते हुए हमने खुद सारे जिस्म पे उसके लाशों के निशान देखे हैं। उधर लाहौर में अली ख्वाजा पहुंच चुके थे थाना गालिब मार्केट के साबिक SHO राना अकमल के पास, जो आजकल थाना बागबानपुरा में तैनात हैं, ताकि जान सकें 11 जुलाई 2012 की रात होने वाले वाक़े के बारे में उनका मौक़िफ़। एक 15 की कॉल हुई थी कि घर में डाकू घुसा है। मोहम्मद शफीक नामी शख्स ने 15 पे कॉल की है। मैं पेट्रोलिंग पे था, मेरी फोर्स भी साथ, हम फौरी पहुंचे हैं कबाना वाली स्ट्रीट में। वहाँ पे लोगों ने बताया कि इस घर में कोई डाकू है। उसके वो घर के फरीद कुरैशी साहब का एक बेटा बाहर खड़ा हुआ था, उसने बताया कि जी अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, मैं बाहर आ गया हूँ। उसने हमें अंदर लोकेट किया, घर पूरा कमरे में से वाकई आवाज़ें आ रही थी, कुछ बंदा था, वो चीज़ें उसके घर वाले कह रहे थे कि हमने आपको सब कुछ दे दिया है, अब आप और क्या लेना, अब चले जाओ। मैंने उसी देर में खामोशी से पीछे की तरफ से शीशा तोड़ा अंदर जाने के लिए, लेकिन ग्रिल लगी हुई थी, अंदर से उसने फायरिंग शुरू की है। जो फायर पुलिस पार्टी पे फायरिंग की, ये पुलिस उधर शीशे जब शीशा तोड़ा ना ईंट मार के, अंदर जाने आगे ग्रिल थी, लेकिन उसने अंदर फायरिंग शुरू कर दी। अंदर जो घर के मालिक थे फरीद कुरैशी, जो चार्टर अकाउंटेंट थे, उनको 2-3 फायर लगे उनको, और उनकी बेटी की उंगली, जो लेफ़्ट साइड की उंगली बिल्कुल उड़ गई थी, छोटी उंगली साथ थी ही नहीं। इतनी देर में बाहर आया हूँ तो मेरे मुलाजिम जो दरवाजे के सामने खड़ा था ड्राइंग रूम में साइडिंग डोर के पीछे, उसके ऊपर इसने फायरिंग की, उसने इसको हिट किया और ये वहीं पे गिर गया। हम लोग उधर आए तो मैंने उनको फौरी तौर पे जो ज़ख्मी थे उनको अपनी गाड़ी में डाल के रेस्क्यू किया। राना अकमल के मुताबिक घर के मालिक फरीदुल्लाह को आसिम ने मारे 2-3 फायर। क्या ये बात सच है? जबकि अस्पताल ज़राए का कहना है उन्हें लगी सिर्फ 1 गोली। कहीं ये फ्लैश वूंड तो नहीं जो केस कमजोर करने के लिए जानबूझकर लगाया जाता है? गोलियां कितनी थीं और कहां लगीं? जख्म की नौयत क्या थी? ये बता सकते हैं फरीदुल्लाह कुरैशी, जो मौजूद तो हैं मगर SID टीम के सामने आने से कतरा रहे हैं। कहीं उन्हें मना तो नहीं कर दिया गया? ये है आसिम शफीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए, इसमें उसे लगने वाली गोलियों की तादाद 7 बताई गई है। क्या उसे वाकई पुलिस की तरफ से 7 गोलियां मारी गईं? कितनी गोलियां लगी आपके मुलाजिम ने? इसको कितनी गोलियां मारी? 3-4 गोलियां लगी हैं इसको तकरीबन इतनी, और 10-12 इसने फायर किए हैं वहाँ पे। मूसा हैदर
जो सियालकोट में मकतूल आसिम के घर मौजूद थे। वहां उनकी मुलाकात हुई आसिम के खालू से। बल्कि 3 दिन तक डेड बॉडी उन्होंने दी नहीं है ना। 3 दिन तक तो बस ये कह रहे हैं कि ट्रिकोलॉजी लगाते रहे हैं कि कल मिलेगी जी, टाइम गुजर गया है, डॉक्टर नहीं मिल रहा, हड़ताल पे हैं, ये है वो है। 3 दिन तक तो बहानेबाजी उनकी चलती रही हैं। चौथे दिन जिस दिन नेवी इन्वॉल्व हुई है, उस दिन नेवी ने ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करवा के ये सारा काम क्लियर करवाया था। डेड बॉडी इन्होंने इस वजह से हमें नहीं दी कि उसके चेहरे पे और जिस्म पे तशद्दुद के काफ़ी से निशानात थे। जो इन्होंने एक स्मॉल पिक्चर हमको दी है थाने वालों ने, उस पिक्चर के हिसाब से उसके होंठ, उसका चेहरा सूजा हुआ है। ये है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें आसिम की मौत की एक वजह उसके दाएं फेफड़े का डैमेज होना लिखा गया है, मगर बज़ाहिर उस जगह कोई गोली नहीं लगी। टीम एसआईडी इस केस में हमारी अब तक की गई इन्वेस्टिगेशन से कई सवाल उठते हैं, जैसा कि आसिम की लाश को उसकी मौत के 3 दिन बाद वर्षा के हवाले किया गया। क्यों? दूसरा ये कि गुलबर्ग जैसे बड़े इलाके में एक बंगले में आसिम अकेला ही डकैती की नीयत से चला गया, और खास तौर पर पुलिस एक अकेले शख्स पर काबू ना पा सकी और उसको शूट करना पड़ा। इन कई सवालात से आसिम के घर वालों का शक तकवीत पकड़ता है। सर, अभी तक पाकिस्तान के किसी भी इलाके के थाने से ये बात पता नहीं चल सकी कि वो एक आदी मुजरिम था। अगर वो वाकई डकैत होता तो क्या उसके खिलाफ किसी भी थाने में कोई पर्चा दर्ज ना हुआ होता? और सर, लास्ट सेशन में इस घर की खवातीन के हवाले से जो बात डिस्कस हुई थी, मुझे मामला कुछ उससे मिलता लगता है, क्योंकि इस शख्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है। बहरहाल डकैती की इतला पाकर पुलिस पार्टी के हमरा उस वक्त के एसएचओ थाना गालिब मार्केट, जो पुलिस पार्टी के हमरा फरीद कुरैशी के घर पहुंचे थे। मैंने उनसे सवाल किया था इस बारे में, उन्होंने भी कहा था कि इस बारे में भी तफ्तीश जारी है। आइए देखते हैं उन्होंने डिटेल में क्या कहा। ये वाहिद डकैत है राना साहब जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। जी बिल्कुल भी। तो क्या आप समझते हैं कि ये अब आपके और इसके पीछे कोई और मामला भी हो सकता है? जी वो तो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। एनी शाहिद या पुलिस पार्टी है या घर वाले हैं। हाँ जी, और तीसरा बंदा कोई नहीं। वाहिद लोग हैं जिनके साथ जिनके सामने अंदर एंटर हुआ है। जिस बैग का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ? उस बैग में उसने क्या क्या भरा हुआ था? उसमें पैसे थे, जेवर था, कुछ ज्वेलरी थी। हमने तो वही लिस्ट बना के उनके हवाले मौके पे कर दिया था हमें। आसिम शफीक का जो पिस्टल था जी, वो भी आपने उधर से लिया? जी मौके पे आप उसके सामने उसके हाथ में था पिस्टल, वो जब फायर हुआ।